कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। 8, 10, 15, 27, 40 निकालो। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। मीन हो जाएगा 8 + 10 + 15 + 27 + 40 डिवाइडेड बाय 5। कितना आ रहा देखो जरा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में मीन। 20। टोटल 100 आ रहा है। 100 इज डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो मीन आ जाएगा कितना 20। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज नोन एज अरिथमेटिक मीन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालने का ये तरीका होता है। दूसरा एग्जांपल नंबर 2, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन निकालना है। एक्स और एफ दे रखे हैं। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। 2, 4, 6, 8 और 10 और 5, 7, 10, 6 और 4 आपको दे रखा है। आपको एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 5 जा 10 होगा, 7 4 जा 28 होगा, 60 होगा, 48 होगा और 40 होगा। टोटल लगा लेंगे, इधर का टोटल लगा लेंगे, ये टोटल 32 आ जाएगा। इधर का देख लो जरा कितना आ रहा है। तो कितना आया बेटा टोटल 186। तो मीन कितना आया भाई समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन कैपिटल एन यानी कि 186/32 यानी कि कितना 5.81। चलिए ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स चूंकि 2 5 बार रिपीट हो रहा है, 4 7 बार रिपीट हो रहा है, 6 10 बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से टोटल वैल्यू जो है 32 है। हमने उनका टोटल लगाया वो 186 आया। 186 को हमने 32 से डिवाइड कर दिया तो मीन आ गया कितना 5.81। ठीक, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन अपना कौन सा होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। ठीक, तो क्लास फ्रीक्वेंसी 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 and 16 to 20, 4, 10, 12, 8, 4 ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक, यहाँ हम मिड वैल्यू निकालेंगे। 0 से 4 की मिड वैल्यू 2 आएगी, 4 से 8 की 6 आएगी, 10 से 12 की 10 आएगी, फिर यहाँ 14 आ जाएगी यहाँ 18 आ जाएगी। मिड वैल्यू निकालने का कल मैंने आपको बताया ही था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मिड वैल्यू। तो एक्स और एफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो गया, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया। 14 इंटू 8 कितना होता है 112 और कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 72। इसका भी टोटल लगा ले, इसका भी टोटल लगा ले, मीन निकालने देखें कितना आता है मीन। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन कैपिटल एन। नाइन 9.78 आ गया। चलिए साहब तीनों प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे के बाद एग्जाम्पल के बाद मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अभी इस बार एक पूछ ली थी लेकिन वो मीडियन की पूछी थी।
मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन की भी पूछी थी शायद एक, मेरे को लग रहा है सर, मेरे को ध्यान आ रहा है, जीरो वाली, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन. नंबर 1, sum of deviations taken from arithmetic mean is always जीरो. मीन से लिए गए डेविएशन का टोटल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है. मीन्स दैट इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज. अगर आप हर वैल्यू में से मीन माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम यहाँ डेविएशन बोल रहे हैं, और वो डेविएशन कुछ नेगेटिव होते हैं कुछ पॉजिटिव होते हैं. तो आप जब उनका टोटल लगाओगे तो वो टोटल आपको हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. ये प्रॉपर्टी ये साबित करती है कि मीन हमेशा एग्जैक्टली सेंटर में आता है. कुछ वैल्यू मीन से छोटी होती है, कुछ वैल्यू मीन से बड़ी होती है, उनका डिफरेंस निकाल के टोटल लगाएंगे तो जीरो आएगा. इसका मतलब मीन कैलकुलेशन के आधार पे एग्जैक्टली सेंटर में आने वाला एवरेज है. कैलकुलेशन के आधार पे 3 एवरेज दावा करते हैं कि वो सेंटर में आएंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. तीनों ये दावा करते हैं कि वो सेंटर में, लेकिन एग्जैक्टली सेंटर में कौन आ रहा है, मीन आ रहा है. ज्योमेट्रिक मीन एग्जैक्टली सेंटर में नहीं आता, और हार्मोनिक मीन तो बिल्कुल भी एग्जैक्टली सेंटर में नहीं आता है. तो एग्जैक्टली सेंटर में आने का दावा कौन करता है, अरिथमेटिक मीन, और उसने साबित भी कर दिया. क्योंकि अगर आप हर वैल्यू में से मीन माइनस करोगे और उसका टोटल अगर जीरो आएगा तो इससे साबित हो रहा है कि बैलेंस सिचुएशन है, तो मीन एग्जैक्टली सेंटर में. तो ये पहली प्रॉपर्टी है. दूसरी प्रॉपर्टी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, sum of squares of deviations taken from mean, sum of squares of deviation taken from arithmetic mean is always minimum. मीन से लिए गए डिफरेंस का स्क्वायर का टोटल हमेशा क्या होता है, मिनिमम होता है. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम. मीन से लिए गए स्क्वायर डिफरेंस के स्क्वायर का टोटल हमेशा आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा. इसी कहानी है साहब. ये भी एक मीन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी है साहब, किसी और के पास नहीं है. अर्थात हेलो, कुछ मंगाया था तेरे से. समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम ऑलवेज. मीन से लिए गए डेविएशन का स्क्वायर का टोटल हमेशा क्या होता है, मिनिमम होता है. ये मीन की दूसरी एक प्रॉपर्टी है. दोनों ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ किसके पास है, मीन के पास. चलिए तीसरे नंबर पे कंबाइंड मीन प्रॉपर्टी आती है. कंबाइंड मीन प्रॉपर्टी, उसका फार्मूला होता है एक्स डबल बार बराबर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2. अगर आपके पास दो अलग अलग ग्रुप हैं तो आप दोनों ग्रुप का एक कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं. जब दोनों को मिलाओगे तो कंबाइंड ग्रुप हो जाएगा. तो कंबाइंड ग्रुप का कंबाइंड मीन हम इस फॉर्मूले से सीधे सीधे निकाल सकते हैं, हमको उसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. n1 का मतलब होता है कि पहले ग्रुप में कितनी वैल्यूज है उनकी संख्या. n2 का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकंड ग्रुप. x1 बार इज द मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, x2 बार इज द मीन ऑफ सेकंड ग्रुप, और x डबल बार मीनों का मीन है इसलिए उस पर डबल बार लगा दिया है और वो हो गया है कंबाइंड मीन. ठीक है साहब. कंबाइंड मीन का न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी आया था. हर बार एक कंबाइंड मीन का न्यूमेरिकल अभी लगातार आ रहा है एग्जाम के अंदर. इस बार भी उनने एक कंबाइंड मीन का पूछा था. तो कंबाइंड मीन का न्यूमेरिकल लिख लेते हैं हम. एक, द मीन मार्क्स ऑफ 20 senior students in the class
is 24 and 30 junior students is 34. Find the combined mean marks of all the 50 students. सभी 50 स्टूडेंट्स का कंबाइंड मीन मार्क्स अपने को कैलकुलेट करके देना है. फाइंड द कंबाइंड मीन मार्क्स ऑफ ऑल द 50 स्टूडेंट्स. चलिए साहब, तो क्या क्या गिवन है? n1 20, n2 30, x1 बार 24, x2 बार 34, x डबल बार इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 24 प्लस 30 इंटू 34 अपॉन 50. कितना? हाँ 30. कंबाइन मीन कितना आ गया? 30 है. सीनियर स्टूडेंट को 24 नंबर आ रहे थे एवरेज, जूनियर स्टूडेंट को 34 नंबर एवरेज आ रहे थे. पूरी क्लास को जब मिला दिया गया सीनियर जूनियर को, तो उनके कंबाइन मीन कितना निकल गया? 30 निकल गया. कंबाइन मीन हमेशा दोनों मीन के बीच में मिलेगा. आपने कहीं एग्जैक्ट सेंटर में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बीच में कहीं मिलेगा. तो 24 से 34 के बीच में, 24 से लेके 34 के बीच में जो है वो अपने को कंबाइन मीन जो है यहाँ मिल जाता है. ठीक है साहब, कंबाइन मीन का क्वेश्चन है. कभी कभी वो कंबाइन मीन देकर के कोई दूसरा मीन निकालने का अपने को बोल देते हैं. जैसे कि वो बोलते हैं कि द मीन इनकम ऑफ ऑल द वर्कर्स, द मीन इनकम ऑफ ऑल द वर्कर्स इज ₹50. सभी वर्कर की एवरेज इनकम कितनी है? 50 रुपए. देयर आर 100 वर्कर्स, टोटल वर्कर्स 100 है, एंड आउट ऑफ विच 60 आर मेल. If the mean income of male workers is ₹62, find the mean income of female workers. अगर मेल वर्कर की एवरेज इनकम 62 रुपीज है, तो आपको फीमेल वर्कर की एवरेज इनकम निकालनी है. फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ फीमेल वर्कर्स. और फीमेल वर्कर टोटल 100 हैं, 100 में से 60 मेल हैं, तो बचे हुए क्या हो गए? फीमेल हो गए. तो n1 की जगह पे क्या लिख लें? 60. n2 की जगह पे क्या लिख लें? 40. x डबल बार कंबाइंड मीन दे रखा है 50, x1 बार मेल का दे रखा है 62, और x2 बार अपने को फाइंड आउट करना है. तो कंबाइन मीन का अपन फॉर्मूला लगा लेंगे. 50 बराबर हो जाएगा आपका 60 इंटू 62 प्लस 40 इंटू x2 बार अपॉन 100. कितना? x2 बार बराबर कितना? 32. चलिए साहब, ठीक हो गया. आगे बढ़े. कंबाइन मीन से आप कंबाइन मीन भी निकाल सकते हो, x1 बार भी निकाल सकते हो, x2 बार भी निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो. ठीक, चलिए. तो 3 मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं मीन की, याद रखिएगा. एक तो है सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज
0। दूसरी होगी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। और तीसरी कंबाइंड मीन एक न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक करेक्टेड मीन भी निकालने का फॉर्मूला है। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है करेक्टेड मीन को निकालने का टॉपिक। करेक्टेड मीन, करेक्टेड मीन का फॉर्मूला है एक्स सी बार बराबर एन एक्स बार माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन एन। डब्ल्यू बी का मतलब रॉन्ग वैल्यू है, सी बी का मतलब करेक्ट वैल्यू है। तो एन एक्स बार माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन एन जो है ये फॉर्मूला है। डब्ल्यू बी का मतलब रॉन्ग वैल्यू और सी बी का मतलब करेक्ट वैल्यू। व्यवस्था ये है साहब कि आपको गलत वैल्यू देके पहले मीन निकलवा लिया गया है, फिर आपसे बोला जा रहा है कि हमने गलत दे दी थी भैया, गलत की जगह सही रखो और सही मीन निकालो। तो अपने को गलत वैल्यू भी दी हुई कुछ रहती है क्वेश्चन में, करेक्ट वैल्यू भी दी हुई रहती है। अपने को सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होता है। तो कंबाइंड मीन का न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। द मीन ऑफ 20 वैल्यूज इज फाउंड टू बी 50। 20 वैल्यूज का मीन 50 पाया जाता है। द मीन ऑफ 20 values is found to be 50. Later it was found that one value 42 is wrongly taken as 52। बाद में पता चलता है कि एक वैल्यू 42 गलती से क्या ले ली गई थी, 52 ले ली गई थी। It was found that one value 42 is wrongly taken as 52. Find the corrected mean। चलिए सर, एन की जगह पे 20 है, एक्स बार की जगह पे 50 है। रॉन्ग वैल्यू, इट वाज फाउंड दैट वन वैल्यू 42 रॉन्गली टेकन एज 52 और करेक्ट वैल्यू जो है वो 42 है। तो एक्स सी बार क्या हो गया साहब, 20 इंटू 50 माइनस 42 प्लस 42 अपॉन 20। 49 कैसे होगा, 49 हो रहा है, 49.5 आंसर आ जाए। 10 कम हो गए 1000 में से, 990 बचे। 990 को अपन ने 20 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया, 49.5। सीधा सरल सा क्वेश्चन आता है, रॉन्ग वैल्यू दी हुई रहती है, करेक्ट वैल्यू दी हुई रहती है, आपको केवल क्या करना है, वैल्यू फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना। करेक्टेड मीन का फॉर्मूला, कंबाइंड मीन का कई बार पूछा गया, करेक्टेड मीन का भी कई दिनों से पूछा नहीं गया, कई सारे अटेम्प्ट से नहीं पूछा गया। तो साहब दो ऐसे फार्मूले जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक कंबाइंड मीन और एक करेक्टेड मीन। दोनों के फार्मूले आपको याद होना चाहिए। इससे कोई बहुत कठिन वाला मामला भी नहीं है कि चलो यार बहुत कठिन हो कि यार नहीं समझ में आ रहा है अपने को इसके अंदर। ठीक है सर, तो ये पूरा जो चैप्टर अपना चल रहा था ये किसका चल रहा था, मीन का चल रहा था। मीन के बारे में हम यहाँ अभी अब बात कर रहे थे। ठीक, एक वेटेड मीन भी होता है, उसका भी अपन फार्मूला लिख लेते हैं। वेटेड मीन एक सब्स्टिट्यूट के रूप में बनाया गया था। वेटेड मीन फॉर्मूला है एक्स डब्ल्यू बार बराबर समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, डब्ल्यू मतलब वेट और वेट मतलब इंपॉर्टेंस। कुछ लोगों का ये मानना था कि वैल्यूज को उनके इंपॉर्टेंस के आधार पर वेटेज किया जाना चाहिए। यानी छोटी वैल्यू है, मीन क्या करता है, मीन का ड्रॉबैक है, मीन का अपन अच्छाई भी बोल सकते हैं बुराई भी बोल सकते हैं कि वो सबको बराबर करता है। मीन हर ऑब्जर्वेशन को, हर डेटा को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है।
ये मीन की खासियत होती है, बराबर कर देता है सब। एक बंदे ने एक मैच में 5 रन बनाए, एक में 25 बनाए, और एक में उसने जो है 90 रन ठोक दिए साहब। तब उसका एवरेज निकला कि 120/3 करा तो एवरेज कितना आ गया, 40। मतलब अब क्या हुआ कि पहले मैच में भी उसने 40 बनाए, दूसरे में भी 40 बनाए, और तीसरे में भी 40 बनाए। 90 की जगह भी वो 40 ले आया और 5 की जगह पे भी वो 40 ले आया। मीन सबको बराबर कर देता है, इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। अब कुछ लोगों को इससे तकलीफ थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं 90 बनाया, 90 बड़ा स्कोर है तो उसको वो मिले। तो उनका ये कहना था कि साहब आप एक काम करो, 5, 25 और 90 लिख लो, और 5 छोटी वैल्यू है तो इसको थोड़ा बड़ा भेज दो 25 से छोटी है और 90 सबसे मतलब बड़ी है, तो 90 सबसे बड़ी तो इसको 1 दे दो, ऐसा वेटिंग कर दो। कुछ भी कर सकते हैं हम। मैंने 5, 3, 1 दे दिया, आप 6, 4, 2 दे सकते हो, आप 10, 5, 3 दे सकते हो, ऐसा। लेकिन बड़ी वैल्यू को छोटा वेट दो, छोटी वैल्यू को बड़ा वेट दो, उस तरह से वो बैलेंस होगा। और फिर हम उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 और 75 और 90, और इनका टोटल लगा लेंगे, तो 8 और 1 9 हो जाएंगे, और इनका हो जाएगा ये 100 और 190 हो जाएंगे। और फिर हम इनका वेटेड मीन निकाल लेंगे, 190 डिवाइडेड बाय 9 करके, जो भी आता हो, 20.25, 21.1, ये वेटेड मीन निकलिए। उससे क्या होगा साहब, उससे ये होगा कि बड़ी वैल्यू को थोड़ा हम कम वेटेज देंगे और छोटी वैल्यू को हम थोड़ा बड़ा वेटेज देंगे, और इस तरह से जो है वो बैलेंस करके उनको हम निकाल लेंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि वेट किस तरह से करें इसको लेकर के कोई पॉलिसी नहीं बन पाई। अभी जैसे यहां मैंने 5, 3 और 8 कर दिया है, 1 कर दिया है, तो मेरा आंसर ही आ रहा है। अब आप कोई और दूसरा बंदा होगा तो कह देगा साहब मैं तो 6, 4 और 1 दूंगा, तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। और कोई बंदा होगा बोलेगा साहब मैं तो 7, 6 और 5 दूंगा, तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। वेट कैसे करें, हाउ टू वेट, उसके लिए कोई नियम कायदा कानून नहीं था। अब जब आप इंडिपेंडेंट पब्लिक पे छोड़ दोगे तो पब्लिक फिर उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके आंसर निकालती रहेगी। तो वेटेड मीन एक अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि वेट करने के लिए कोई पॉलिसी उसमें, उसको फार्मूले को बनाने वाले लोग कोई पॉलिसी उसके लिए नहीं बना पाए। फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, वेटेड मीन आप निकाल रहे हो तो हम वेटेड मीन अच्छा रखेंगे, क्योंकि वेटेड मीन कभी कभी इस्तेमाल हो सकता है जरूरत पड़ने पे, खास करके तब जब वेट डिसाइडेड हो, फिर वेटेड मीन एक अच्छा रोल देगा अपने को। भाई ये क्लियर हो जाए कि वेट करना कैसे है, तो फिर वेटेड मीन इज गुड। लेकिन ये मालूम नहीं कि करना कैसे है, तो फिर वेटेड मीन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस तरह से ये एक फार्मूला है। अगर मान लो इसे तो कभी आज दिनांक तक, आज तारीख तक जो है कंबाइंड मीन, वेटेड मीन का कोई क्वेश्चन आया नहीं, पर कभी आ भी जाता है बाई चांस, तो उसमें हमको डब्ल्यू जो है वो दे के रखेंगे, एक्स हमको दे के रखेंगे, डब्ल्यू हमको दे के रखेंगे। हमारे जिम में काम क्या आएगा, केवल एक्स डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करके टोटल लगाना है और टोटल डब्ल्यू से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मामला? ये है क्या, वेटेड मीन। ये भी एक उसकी एप्लीकेशन है। कंबाइंड मीन उसकी एक एप्लीकेशन है, वेटेड मीन एक एप्लीकेशन है, करेक्टेड मीन एक एप्लीकेशन है। तो वेटेड मीन भी कभी कभी यदा कदा ऑन एन एवरेज, हम उसको टाइप्स ऑफ एवरेज में नहीं रखते, एवरेज तो 5 ही है, एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। वेटेड मीन एक एप्लीकेशन है अपने मीन की, ये तो वो मीन ही जोड़ करके डिवाइड कर रहे हैं। तो पर बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस यूजेस वेटेड मीन के नहीं है, वो जरूरत पड़ने पे आवश्यकता अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम क्या है, किस प्रकार की है, जानकारी किस प्रकार से उपलब्ध है, इस पे डिपेंड करेगा कि आप सिंपल मीन निकालेंगे कि वेटेड मीन निकालेंगे। और वेट अगर इक्वल हो जाएंगे, ऑल द वेट्स आर इक्वल, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल मीन एंड वेटेड मीन, आंसर सेम मिलेगा। वेट अगर अपन इक्वल कर देंगे तो आंसर सेम आया, कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। ये एक से आपने कहा कि 2, 4 और 6 मीन निकाल लिया, तो इसका मीन 4 आ जाएगा। अब ये एक से 2, 4 और 6, और आपने इनको वेट दे दिया सबको 2, 2 और 2, तो एक्स डब्ल्यू करा,
एक्स डब्ल्यू करा तो ये 4, ये 8 और ये 12, तो ये हो गया 12 और 12 24, इसका टोटल हो गया 6। वेटेड मीन निकालोगे तो 24/6, मतलब ये भी कितना, 4। So in case of same weightage, there is no difference between simple mean and combined mean. सेम उसके अंदर में सिंपल मीन में और combined मीन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। क्वेश्चन था ये एक, if all the weights are equal then there is no difference between simple mean and weighted mean. ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये ट्रू है कि अगर हम वेट सेम कर देंगे तो उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। चलिए साहब, मीन का मामला खत्म हो गया। अब कल मैं आपको जो है मीडियन और मोड दोनों खत्म कर दूंगा। कौन से एवरेज? मीडियन और मोड। 3 न्यूमेरिकल एवरेज है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, और 2 पोजिशनल एवरेज है, मीडियन और मोड। दोनों पोजीशन देख के निकाले जाते हैं। मीडियन ये देख के निकाला जाता है कि सेंटर में कौन सी वैल्यू आ रही है, मोड ये देख करके निकाला जाता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो कल हम दोनों पोजिशनल एवरेज खत्म करेंगे और उसके अगले दिन हम फिर दोनों न्यूमेरिकल एवरेज खत्म करेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो हमारा 2 से 3 दिन के अंदर हम फिनिश कर देंगे। सिंपल चैप्टर, अब पढ़ा हुआ तो है ना सबका कि नहीं पढ़ा? मीडियन मीडियन निकालना आता है कि भूल गए हैं? तो कौन सी पेज का है? सितंबर अटेम्प्ट दिया था, अभी दिया जनवरी में। अच्छा, पढ़ा तो हुआ होगा, बहुत पुराने में पढ़ा हुआ, याद नहीं होगा। चलो, आप आज पहले ही दिन है क्या आपका? पीछे आज पहले ही दिन है, फर्स्ट डे है आज, तो आपका भी सेकंड अटेम्प्ट है। तो मीन समझ में आया कि नहीं आया, सबको ये बता दो यार जरा। थोड़ा बोलने की रखी है अपन ने से, है ना, मतलब ऐसे सीधे बच्चे बन के बैठेंगे, इससे कोई अपराध बोध से नहीं बैठेंगे कि अरे हम तो पेपर बिगड़ गए तो फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए ही करता है। मैं अगर पहली अटेम्प्ट में पीईटी पास हो जाता तो इंजीनियर बन जाता, मैं फेल हो गया। फिर मैंने दूसरी बार पीईटी ली ड्रॉप देके, उसमें भी मैं फेल हो गया। फेल हो गया मतलब सीट नहीं मिली। 400 सीटें होती थी एमपी में उस जमाने में, इंजीनियरिंग की सिर्फ 400 सीटें थी, क्योंकि सिर्फ सरकारी कॉलेज थे, प्राइवेट कोई था नहीं। तो मैं पास हो जाता तो मैं इंजीनियर बन जाता। तो जैसे मेरे दूसरे दोस्त हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, कोई इंजीनियर, एक तो नीचे दिन भर ट्रक के नीचे घुसा रहता है, उसका जीवन ट्रक के नीचे निकल गया। मैकेनिकल इंजीनियर है वो, उस महिंद्रा में है, वो महिंद्रा कंपनी में जीएम वीएम हो गया अब तो। ये लिए बेचारा दिन भर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो खंबे पे ही चढ़ा रहता है, 10-12 साल खंबे पे ही निकल गए। पर हाँ ठीक है, बड़ी पोजीशन पे चले गए। तो हम भी कहीं कर रहे होते, हो सकता है सिविल विल में इंजीनियरिंग कर रहे तो कहीं सड़क बनवा रहे होते, सुलभ शौचालय बनवा रहे होते, जो नसीब में होता। नहीं था, अपने नसीब में पढ़ाना लिखा था, तो अपन को भगवान ने वहां फेल कर दिया, है ना। तो डेस्टिनी सबकी पहले से तय होती है, बस ईश्वर जो है वो पहले से बताता नहीं है। चीटिंग ये है, पैदा होते से डिक्लेयर कर दे भगवान, बच्चा चिट्ठी लेके ही पैदा हो, और चिट्ठी में भगवान की तरफ से लिखा रहे, इस बधाई हो साहब आपके यहाँ आईटी इंजीनियर पैदा हुआ है, बधाई हो साहब आपके यहाँ चार्टेड अकाउंटेंट पैदा हुआ। ऐसी चिट्ठी अगर भगवान दे दे तो माँ बाप का भी टेंशन खत्म, ने बच्चे का भी टेंशन खत्म। बधाई हो साहब आपको एक सुंदर बहू और एक पोता और पोती भी नसीब में है। तो आदमी भी टेंशन में नहीं कि चलो यार बीवी तो मिल ही रही है, भगवान ने ही बता के भेजा। पर भगवान ऐसा इसलिए नहीं करता है कि फिर भगवान को तो सही लिखना पड़ेगा। तो भगवान ने किसी को लिख दिया कि बधाई हो साहब आपके घर चोरू चक्का पैदा हुआ, बधाई हो साहब आपका लड़का तो 3 बहुएं लाएगा। तो माँ बाप भी पगला जाए
पहले ही दिन डाकू पैदा हो गया यार घर में। तो अब ऐसी सिचुएशन में भगवान ने सब भविष्य पे छोड़ दिया, लेकिन तय उसने सब पहले से कर रखा है। ये है। तो कृपया करके खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आनंद से जीवन जिए। लोड लेके जीवन ना जिए। और पढ़ाई अभी से शुरू कर दे। समस्या का समाधान एक ही है, क्या? पढ़ाई। नियमित रेगुलर डिसिप्लिन के साथ एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपनों को पढ़ना ही पढ़ना है। इतना तो पढ़ना ही है। अगर 5 घंटे का है रोज, तो पढ़ लो। 6 घंटे जिस दिन पढ़ लिया उस दिन बोनस है, लेकिन मिनिमम 5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना। इस प्लानिंग के साथ आप चलोगे, अभी नहीं आगे भी, वो खाचन जी आपको कुछ बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन आप अगर ऐसे चलोगे कि साहब अभी तो नहीं पढ़ूंगा, एग्जाम आएगी फिर पढ़ूंगा, बाद में देखूंगा, अभी तो सुनीता ने भी पढ़ना नहीं शुरू किया है तो मैं क्यों करूं, फिर अनीता जब बोलेगी जब पढ़ूंगा, या गीता जब पढ़ते हुए दिखेगी जब पढ़ूंगा, या कविता जब प्यार से बोलेगी कि बाबू पढ़ ले जब पढ़ूंगा, तो वो मुहूर्त में जब जाएंगे तो फिर तकलीफ का काम है। तो रिजल्ट अपने निकलना, वो गीता कविता सुनीता का नहीं निकलना। ठीक, चलो कल मीडियन और मोड फिर आगे बढ़ेंगे। डेडलाइन तो मैंने आपको दे ही दी है, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को टाटा बाय बाय, नमस्ते।